हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स के टॉपिक पे, किस पे? इनकम टैक्स के टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 5 के बारे में डिस्कस किया था। ये हम लोग का असेसमेंट ईयर 18-19 है, जो आपके मई, जून, नवंबर एंड दिसंबर 2018 के एग्ज़ाम के लिए है। तो बार बार ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। फिलहाल अगर हम बात करें सेक्शन 5 की, किसकी बात करने जा रहे हैं? सेक्शन 5 की। तो हमने आपको नेक्स्ट लास्ट सेशन में डिस्कस कर दिया था, लेकिन केवल एक फॉर्मेट बनवाया था। याद करें आप जरा, उस पेज को देखें, हैव अ लुक, हैव अ लुक। अगर सेक्शन 5 को देखा जाए तो मैंने कहा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आपके पास कोई नाइजीरियन आए, अगर आपके पास कोई अमेरिकन आ जाए, ऑस्ट्रेलियन बंदा आ जाए, फ्रेंच, मीन्स आप उस इंडियन हो, कैसे बताएंगे कि आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? हाउ विल यू एक्सप्लेन टू देम? हाउ विल यू कंसल्ट देम that which one income is taxable under the Indian income tax laws? For that purposes there is a section 5, और वो सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करता है। मैंने ये तो आपको बता दिया था कि हम आपको आज सेक्शन 6 पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार पहले रीकैप कर लेते हैं। सेक्शन 1 के बारे में हम लोग रीकैप करते हैं। सेक्शन 1, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में हम लोगों ने केवल डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, मैंने कहा था ये क्लॉज होता है, लेकिन मैं इसको सबसेक्शन बोलूंगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। और इसमें मैंने पर्सन को 7 पार्ट में बांटा था: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सब के बारे में मैंने आपको समराइज कर दिया। सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, डिस्कस हो चुका। सेक्शन 4, चार्जेस ऑफ टोटल इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जी सर। उस 5 हेड्स ऑफ इनकम में आप एग्रीगेशन कर लेते हैं या क्लबिंग ऑफ इनकम कर लेते हैं दूसरे की जी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम रहता है जी। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर देते हैं, टैक्सेबल इनकम आ जाती है। रिबेट एंड रिलीफ अगर छोड़, टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, रिबेट एंड रिलीफ दे देते हैं। उसके बाद हम उसमें इंटरेस्ट, पेनाल्टी वगैरह ऐड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, टीडीएस, टीसीएस। अभी हम लोग को नहीं मालूम टीडीएस क्या होता है, अभी हम लोग को नहीं मालूम टीसीएस क्या होता है, देखा जाएगा। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिडक्टेड एंड द नेट अमाउंट विल बी द लायबिलिटी ऑफ योर टैक्स। अच्छा, आज हम लोग सेक्शन 5 के बारे में बात करें। सेक्शन 5 में हम लोगों ने जो देखा था, अगर उसके बारे में बोलूं तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए थे, याद होगा? बिल्कुल याद है सर। और आपने जो चीज़ें बताई थी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये मान लें। आरओआर का फुल फॉर्म होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आरएनओआर का फुल फॉर्म होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एनआर मीन्स नॉन रेजिडेंट। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई टेक्निकल सेशन नहीं, कोई स्पेसिफिक सेशन नहीं होगा। हाँ, आपको केवल एक चीज़ बताई जाएगी, आरओआर कब होता है, आरएनओआर कब होता है, एनआर क्या होता है, देखा जाएगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में देखा था इनकम एक्रूड और अराइज। आप अपनी कॉपी पलटते रहें, जो मैंने लास्ट सेशन में लिखवाया था। इनकम एक्रूड और अराइज और डीम्ड टू एक्रू, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ओके सर, अगर हम इन इंडिया की बात करें तो यहां मैंने बोला था इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। और मैंने थोड़ा ऐसे लिखा था और इसको अंडरलाइन किया था।
लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो पॉइंट है, ये जिसको मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका सेक्शन 9 में कवर होगा। ध्यान देंगे, सेक्शन 9 पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल बेसिक लेवल पर नहीं, एडवांस लेवल पर भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करता है सेक्शन 9। फिलहाल सेकंड हमने इसमें बताया था इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। और इसकी अगर हम बात करें डीम्ड टू बी रिसीव्ड की, तो ये सेक्शन 7 में हम लोगों को स्टडी करना है। इज इट क्लियर? ये मैं पूरा डबल अंडरलाइन यहां तक कर देता हूं, यहां तक का हमको पढ़ना है सेक्शन 9 में, जबकि डीम्ड टू बी रिसीव्ड केवल इन इंडिया नहीं, वो सेक्शन 7 में स्टडी करनी है। फिलहाल आगे देखेंगे, सेक्शन 7 और 9 के समय इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। और यहां पर मैंने बताया था इन इंडिया सोचना मना है। 100% of the income will be charged to tax irrespective of the fact whether it is a case of ROR, RNOR और NR। ओके सर, अब आप हमें आउटसाइड इंडिया के बारे में कुछ बताइए। आउटसाइड इंडिया में पहला है, फर्स्ट क्या, इनकम एक्रू और अराइज। अब यहां पर ये नहीं कि बोल रहे हैं तो बोलने में क्या जाता है डीम टू एक्रू और अराइज, ना ना, यहां नहीं बोलना है डीम टू एक्रू और अराइज, यहां इनकम एक्रू और अराइज outside India, but if business is controlled or profession is set up in India, यही लिखवाया था। एनी अदर इनकम, यस और नो? यस सर, वर्ड टू वर्ड कॉपीड है जो लास्ट सेशन का था। अब इसकी बात समझते हैं, क्या था ये इनकम एक्रू होना। मैंने कहा अगर आप इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ भी कमाओ, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ भी कमाओ, ये इंडिया है, ये इसका पानी है और इस पानी में मछली जल की रानी है, पानी में आपने जाकर के मछुआरा बन करके आपने मछली पकड़ ली, वे बेचारी अमेरिका से मछली तैरते हुए इंडिया में आ गई और इसके टेरिटोरियल वाटर में आ गई, यानी 12 नॉटिकल माइल्स में आ गई। अभी टेक्निकल सेशन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ से मछली तैरते हुए इंडिया में आई और इंडिया के मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, फिशरमैन ने। अब वो इंडियन मछली है क्योंकि वो वहाँ के रिसोर्सेज से आई है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब जल, थल और वायु, चाहे आप आकाश से, चाहे लैंड से और चाहे वाटर के रिसोर्सेज से कुछ भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, बट इंडियन रिसोर्सेज होना चाहिए, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो अगर इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तब तो सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं विदेशी, मैं नौकरी कहां करता हूं? इंडिया में। मैं विदेशी, मैं नौकरी कहां करता हूं? इंडिया में। मैं विदेशी, मैं नौकरी कहां कर रहा हूं? इंडिया में। मेरी सैलरी कहां से एक्रू और अराइज हो रही है? इंडिया से। दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द केसेस। ओके, मैं इंडिया का रहने वाला, मुझे यहाँ के गवर्नमेंट ने, यहाँ के बंदे ने हमको आउटसाइड इंडिया भेजा कि वहां जाकर नौकरी कर, विदेश में नौकरी कर। यहाँ के एम्प्लॉयर ने, मेरा एम्प्लॉयर कहाँ का? इंडिया का। मैं कहाँ का? इंडिया का। मुझे एम्प्लॉयर ने क्या कहा? तू जा अमेरिका में नौकरी कर। मैं अमेरिका चला गया और मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरी सैलरी कहाँ से आ रही है? इंडिया से। इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके आपने जो कुछ भी कमाया, दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स। ओके, इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया, हो सकता है आपने यहाँ के रिसोर्सेज से अर्न ना किया हो, बावजूद इसके इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। तो डीम्ड टू बी रिसीट को तो हम लोग सेक्शन 7 में देखेंगे, लेकिन इनकम रिसीट क्या होती है?
अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीट कर ली, अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीट कर ली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, बात खत्म, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, डिसरेस्पेक्टिव नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज अ केस ऑफ आरओआर, आरएनओआर और एनआर। ओके, थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ये इनकम रिसीट का क्या मतलब है। इनकम रिसीट का मतलब है मैं आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉयर भी आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बस अंतर यह है कि इंडिया में मेरा परिवार है, मेरा घर है। ओके, मैं आउटसाइड इंडिया हूं, ठीक है, मैं वहीं कमाता हूं, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोला, मालिक आप जो मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ देते हो ना, अब भले डॉलर में दे, मैंने कहा मालिक इस 2 लाख रुपए में से मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे अमेरिका में रुपए मिले 2 लाख, मैंने 1 लाख रुपए इंडिया के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए अपने घर वालों के लिए। हो सकता है, होता भी है, अमेरिका में मैंने कमाया, मालिक से मैंने 2 लाख रुपए लिए और मैंने 1 लाख रुपए इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब बताएं सच सच क्या ये इनकम रिसीट इन इंडिया है या नहीं है? हाँ, इनकम रिसीट इन इंडिया है और मेरा जवाब नहीं है, मेरा जवाब नहीं है, आपका जवाब हाँ में है। ओके, ये पहला केस। दूसरा, मैंने अपने मालिक से कहा, मालिक 2 लाख रुपए जो मुझे देते हो ना, अब मुझे 2 लाख मत दो, तुम मुझे 1 लाख यहाँ दे दो, एक काम करो 1 लाख मेरे अकाउंट में सीधे इंडिया में ट्रांसफ़र कर दो, मुझे यहाँ 1 लाख दो, 1 लाख अकाउंट में जमा कर दो इंडिया में। अब बताएं क्या ये इंडिया में रिसीट है? नहीं सर, आपने अभी भी बताया। मैं कहता हूँ हाँ, ये इनकम रिसीट इन इंडिया है, ऊपर वाला नॉट रिसीट इन इंडिया था, नीचे वाला इनकम रिसीट इन इंडिया है, दोनों में फ़र्क क्या है? एक बात बताओ, कोई भी इनकम केवल एक बार रिसीट हो सकती है, 2 बार नहीं। कोई भी इनकम एक बार रिसीट हो सकती है, 2 बार नहीं। मुझे अगर अमेरिका में 2 लाख रुपए मिल गए, इट मीन्स आई गॉट द अमाउंट इन माई हैंड एंड दैट वॉज माई इनकम in America. Now I am just sending rupees 1 lakh in a bank account of India. It doesn't mean at all that I am again getting it in India. I have already received in America. Now I am just remitting it to India. मैं इसको केवल इंडिया में रेमिट कर रहा हूँ, मैं इसको केवल इंडिया में भेज रहा हूँ, मैं इसको केवल इंडिया में सेंड कर रहा हूँ, मैं इसको इंडिया में रिसीट नहीं कर रहा। While in other case I was capable or I was entitled to get the amount of salary of rupees 2 lakh, while I instruct to my owner, to my employer to send rupees 1 lakh directly in my Indian account and give me only rupees 1 lakh. It means जो मुझे 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था, उसमें से 1 लाख मुझे इंडिया में मिला और 1 लाख रुपए मुझे अमेरिका में मिला। यानी एक इनकम केवल एक ही बार रिसीट हो सकती है। यस, इन आवर सेकंड केस 1 लाख इज रिसीट इन इंडिया एंड इन अर्लियर केस नथिंग वाज रिसीट इन इंडिया, इट वाज जस्ट द केस ऑफ रेमिटेंस ऑफ अमाउंट, दैट्स इट। इसमें केवल अमाउंट का रेमिटेंस हुआ था, सेंड नहीं था, सेंड था। और दूसरे वाले केस में 1 लाख रुपए डायरेक्ट रिसीट था इंडिया में, दोनों में फर्क है। तो हम यहां पर बात करते हैं इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया। अगर कोई इनकम इंडिया में डायरेक्ट रिसीट है तो तीनों केसेस में टैक्स लगेगा। इसका मतलब इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया विल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द 3 केसेस। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया विल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द 3 केसेस। आउटसाइड इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 केसेस आए। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, मैं एम्प्लॉयड हूं आउटसाइड इंडिया में, मुझे वहां से सैलरी मिलती है, दैट वाज ओके, मुझे वहीं पर वो इनकम एक्रू होती है। तो इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इनकम मुझे आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज इसलिए होती है क्योंकि मेरा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। तो अगर इन इंडिया वर्ड आ गया तो सोचना बेकार है। बिजनेस और कंट्रोल कहां से हो रहा है? इन इंडिया से। प्रोफेशन कहां सेटअप है? इंडिया में। तो आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्स लग जाएगा, एनआर के केस में टैक्स नहीं लगेगा। जबकि किसी और इनकम के बारे में क्या बोला मैंने? ओके, मैं अगर बोलूं
यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जरा उसको ढंग से फाइंड आउट करें। यहां केवल बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा? बिजनेस प्रोफेशन। इसका मतलब केवल और केवल पीजीबीपी की बात कर रहा है। जी सर, केवल और केवल पीजीबीपी की बात कर रहा है। और अगर केवल पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेस्ट 4 हेड ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। पीजीबीपी तो यहां आ गया, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, आएगा क्या आएगा सर? पीजीबीपी। जी, यहां वो पीजीबीपी आएगा जो इंडिया से कंट्रोल्ड ना हो, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप ना हो, वो पीजीबीपी आएगा। यानी पीजीबीपी दोनों जगहों पर जाएगा। यहां वो पीजीबीपी जाएगा जो इंडिया से कंट्रोल्ड है और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, लेकिन इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है। दैट्स इट। वो पीजीबीपी जो इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो इंडिया से कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया नहीं है, वो इसी एनी अदर केस में जाएगा। सॉरी, तो पीजीबीपी दोनों जगहों पर जाएगा। दिमाग से ये निकाल दें कि यहां केवल पीजीबीपी जाएगा, रेस्ट 4 हेड ऑफ इनकम विल ट्रांसफर ओवर हियर। बाकी चारों तो यहां जाएंगे ही जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। पीजीबीपी यहां केवल उस कंडीशन में जाएगा इफ इनकम इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, व्हाइल इन रेस्ट ऑफ द केसेस द पीजीबीपी विल गो इन लास्ट सिचुएशन, एनी अदर केस। जी, इसको ढंग से नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ें। अब एक चीज ढंग से मैं नहीं करने जा रहा, एक चीज ढंग से देखें। आप अपने इस चार्ट में जो मैंने अभी बनाया था, आरओआर का केस दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। मैंने चारों पॉइंट पर यस किया है ना, चाहे वो इन इंडिया का केस हो चाहे आउटसाइड इंडिया का। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। आरओआर की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। कौन सी इनकम? वर्ल्ड वाइड। ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड वाइड प्रीमियर चल रहा है। वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। ओके। आरएनओआर और एनआर के बारे में अगर आप फर्क देखें तो एनआर में आउटसाइड इंडिया का एक भी रुपए टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, अब भाई हमारे मोदी साहब अमेरिका में जाकर ये नहीं ना कहेंगे लोगों से आज से आप लोगों को इंडियन इनकम टैक्स देना है। अरे भैया, तू अमेरिकन है, अमेरिका में टैक्स दे। हाँ, तेरा अगर कोई इंडिया के बिजनेस से कोई कनेक्शन होगा, कोई प्रोफेशनल टच होगा, तो हम वहाँ पर इनकम की बात करेंगे, टैक्स लगाने की। लेकिन अगर आप अमेरिकन हो तो अमेरिका में रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आरएनओआर की अगर बात करें, ये केस आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये आप लोगों को ऐसे ही दिमाग में सेट भी कर लेना है। न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये फायदा करेगा। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर। हमें जो आज आपको बताना है, जो मैंने 3 वर्ड लिखे थे ना, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे सेक्शन 6 की बात करने जा रहे हैं। और सेक्शन 6 है रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 क्या बोलता है, जरा ढंग से सुनेंगे आप मेरी बात। सेक्शन 6 कहता है कि आपके पास 7 तरह के पर्सन हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम इन सारे पर्सन की लाइन बाय लाइन अब डिस्कशन करने जा रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड। मींस सबसे पहले एचयूएफ के बारे में देखेंगे, कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा। फिर एचयूएफ के बारे में बात करेंगे, कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा। लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट इट विद इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता।
इंडिविजुअल ही प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सर थोड़ी देर पहले तो आप ROR RNOR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं, तो केवल आप रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, दोनों उल्टा है जी। एक बार अगर ये तय हो जाए कि ये रेजिडेंट है तो फर्दर हम देखेंगे क्या ये ROR है या RNOR है, मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिविजुअल को दो पार्ट में बांटना है, या तो हम उसको रेजिडेंट का नाम देंगे या तो हम उसको नॉन रेजिडेंट का नाम देंगे। अगर वो फिक्स हो जाए यस ही इज अ रेजिडेंट नाउ, तो अब हम आगे देखेंगे वेदर he falls under the category of ROR और he falls under the category of RNOR। और हम लोग को ये पता चल चुका है इन तीन चीज़ों को देखने से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होगी, यस और नो वाला भी हम लोगों ने सेक्शन 5 में देखा था। ये वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, इसमें एनी अदर इनकम नहीं आता और इसमें आउटसाइड इंडिया नहीं आता, ये अभी देखा। तो हम लोगों को पहले तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो एसएससी है, एसएससी मीन्स करदाता। अब एसएससी कौन होगा? पर्सन। तो अगर कोई पर्सन टैक्स लायबल है तो हमको ये चेक करना है कि वो ROR की कैटेगरी में आएगा, RNOR की कैटेगरी में आएगा या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि वो रेजिडेंट है या नहीं, और रेजिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं। क्या हैं? बेसिक कंडीशंस। और इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लो, हलवा पूरी नहीं, इन दो में से कोई एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लो, यू विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट। इफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट मेट देन यू विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर हम एक बार फिक्स हो गया कि हाँ हम इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो हम रेजिडेंट हो जाएंगे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आंख बंद करके इधर आ जाओ। गाना भी है, आंख बंद करके जिधर देखूं तेरा ही चेहरा नजर आए। तो आंख बंद करके इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो तो यहाँ चले जाएं। इज इट क्लियर? जी सर, आगे बढ़ सकते हैं। ये दो कंडीशंस क्या हैं? हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल, यानी मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आपके बगल में कोई है तो वो भी इंडिविजुअल। If he resides in India (182 days or more during the previous year, अब मैं प्रीवियस ईयर को आगे PY लिखूंगा, असेसमेंट ईयर को AY लिखूंगा, तो आप लोग समझ लेंगे। मैं पूरा डिटेल में प्रीवियस ईयर वर्ड ये नहीं यूज़ करूंगा। तो इफ रिजाइड्स इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप की बात होगी हम लोग ये डिफाइन करने के पीछे लग जाते हैं वो प्रीवियस ईयर में कितने साल इंडिया में था। On the basis of his residential status, we have to define his residential statusship, whether he falls under the resident category, ROR category, RNOR category, or non-resident category. First of all, we have to see what was the condition of his residential status. Means वो कितने दिन previous year में इंडिया में रहा था। ओके,
थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर 17-18 की बात कर रहे हैं, तभी तो हम असेसमेंट ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं। बात एक ही है, प्रीवियस ईयर 17-18 या असेसमेंट ईयर 18-19। ये हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और इसके पहले के जितने भी ईयर्स हैं वो हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कहलाएंगे। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर्स होंगे वो हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कहलाएंगे। यानी फर्स्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9, 7-8, 6-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं इसकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप पता करने, और ध्यान देंगे एक बार अगर इंडिविजुअल हमारा क्लियर हो गया, एक बार अगर हम लोगों ने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटसशिप को क्लियर कर लिया, आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स विद इन अ हाफ एन आवर, विद इन 20 to 25 minutes इट विल बी ओवर। लेकिन हमको बस इतना समझने में जितना टाइम लग जाए। मैंने क्या बोला, हमारा ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, और अगर मैं पिछले साल हिंदुस्तान में 182 दिन या उससे अधिक था तो मैं रेसिडेंट हूं, बात खत्म, मैं रेसिडेंट बन गया। अगर मैं प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे हिंदुस्तान में था तो अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मेरा रेजिडेंशियल स्टेटसशिप इंडिया का हो गया, रेजिडेंट का हो गया, ओके। लेकिन अगर मैं 182 दिन या उससे अधिक हिंदुस्तान में नहीं था तो कहा गया कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए, क्या 60 दिन या उससे अधिक आप हिंदुस्तान में थे क्या? 60 days or more in a relevant previous year। हाँ, मैं था, पिछले साल में 60 दिन या उससे अधिक हिंदुस्तान में था। तो क्या 182 और 60 बराबर होता है? नहीं। अब इसको और कंडीशन जोड़ी गई, ये नहीं केवल 60 लिख दिया गया दैट वाज ओवर। इसके साथ कहा गया पिछले 4 सालों में, कितने सालों में? प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। ओ मैंने क्या बोला? अरे नहीं भाई, ओ नहीं बोला, कुछ और बोला। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर 182 दिन वाला हिसाब किताब पूरा ना हो पाए तो हमारे पास एक और कंडीशन बचती है। स्टिल आई हैव वन मोर कंडीशन टू fulfill the conditions of resident. I have to check whether I was stayed in India during the relevant previous year 60 days or more. If the answer is yes, again I have to check whether I was residing in India during the 4 preceding previous year 365 days or more. Okay, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। यानी अब 60 दिन के साथ ये कंडीशन आ गई। अगर 60 दिन की कंडीशन नहीं 182 डेज ओवर है तब तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 182 डेज की कंडीशन इंडिया की पूरी नहीं की हैं तो 60 दिन की पूरी की हैं तो इसके साथ साथ ये भी पूरा करना पड़ेगा। यानी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस मोर 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है? 365 डेज और मोर in 4 preceding previous year। तो अब आपको इन 2 बेसिक कंडीशंस में एक कंडीशन पूरी करनी है। अगर इन 2 बेसिक कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई,
If no any condition is fulfilled, then in that case you will be treated as non-resident. Do not try to go ahead to check whether it is a case of NOR or RNOR. Not at all. ROR और RNOR का कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, डायरेक्टली हमको नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा. सोचना बेकार है. अच्छा, तो सर अब आगे बताइए इसमें क्या होगा आगे. अगर हाँ में आपका जवाब हो गया कि हाँ वो रेजिडेंट है, तो हमारे पास फिर से दो कंडीशंस हैं. क्या हैं? दो कंडीशंस हैं. ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. टू एडिशनल कंडीशंस हैं. कौन सी कंडीशंस हैं? एडिशनल कंडीशंस हैं. और हमें इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. किसी एक को नहीं, हमें इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा. यहां मैंने OR और लिखा था, लेकिन मैं यहां लिखूंगा AND एंड. बेसिक में से दो में से एक कंडीशन पूरी करनी थी, जबकि एडिशनल में से दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी करनी है. क्या है? 1 से 4 बढ़े. अब और नीचे आ रहे हैं, यहाँ ऊपर बढ़ना पड़ेगा. ये एक तकिया हो गया. इधर से तकिया दबाओ तो इधर से बढ़ रहा है, उधर से दबाओ तो इधर से बढ़ेगा. कहने मतलब इधर दबाया तो और पीछे जाना पड़ेगा. जरा देखें. अब बताएं, हमें 4 से और कितने साल पहले जाने पड़ेंगे? हमें अब 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स पर जाना है फर्स्ट कंडीशन के लिए. इसका मतलब सर अगर आप इसकी दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो आप 10 साल ले लेंगे क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना. हम 10 साल को कवर करेंगे उस केस में. इज इट क्लियर? जी. तो कहने का मतलब अब दो कंडीशन बची. पहले 4, फिर 7, फिर 10. तो 4, 7, 10 लाइन से. 7 में क्या है? 729 days or more in 7 preceding previous years. ओके सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं 729 दिन प्लस रहना पड़ेगा यहाँ पर. जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना. कंडीशन इज ओवर. कुछ बताने की जरूरत है? नहीं सर, 729 दिन या उससे अधिक रहना पड़ेगा. जी. अच्छा, लास्ट कंडीशन क्या है? 729 नहीं, इसको आप 730 डेज कर लेंगे. 729 इसकी रिवर्स कंडीशन है. फिलहाल याद आ गया 729. हाँ, तो 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहना पड़ेगा. 729 दिन या उससे अधिक नहीं, 730 दिन या उससे अधिक. ओके, ये दूसरी कंडीशन क्या है? 10 सालों में, ढंग से देखेंगे, मैं गाली नहीं दे रहा. सालों का मतलब यहाँ पर ईयर्स है. 10 सालों में 2 ईयर्स वो रेजिडेंट रहा हो इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. सर समझ में नहीं आई ये रेजिडेंट वाली बात. ये है रेजिडेंट और ये है रेजिडेंट. देखें, रेजिडेंट. जी सर, मैच तो कर रहा है. इसका मतलब इन 10 सालों में किसी भी 2 साल में उसने इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को पूरा किया हो, तभी तो वो रेजिडेंट माना जाएगा. पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल उसने इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी की हो, कम से कम 2 सालों में, तो वो मान लिया जाएगा ROR. और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो मान लिया जाएगा ROR. अगर नहीं तो मान लिया जाएगा RNOR. दैट्स इट. इज इट क्लियर? जी सर. एक काम करते हैं, हम इसको हटा रहे हैं. सर लिखे नहीं है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं क्या आगे बोलूंगा. सबसे पहले आते हैं रेजिडेंट, और इसके लिए हमको पूरी करनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन. और इसमें दो बेसिक कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 एंड 2, और ये और की कंडीशन है. 182 days और मोर. सॉरी, इन
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है सर। 60 days or more in relevant previous year plus 365 days or more in 4 preceding previous years। हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत है। नहीं सर, आगे बढ़िए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी ना हो, एक भी पूरी हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से पूरी ना हो तो ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। फिर से आते हैं, अगर आपका जवाब यस में आ गया, एनी वन कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ROR या RNOR का केस है, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। जी, अब तो खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, बता तो चुके ही हैं। एडिशनल कंडीशंस हैं। वन एंड टू, 730 days or more in 7 preceding previous years. Okay, 2 years having resident status in 10 preceding previous year। और इन दोनों कंडीशंस को अगर पूरा नहीं किया तो वो बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको जल्दी से जल्दी नोट करें तो हम इसको मिटका करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हटा रहे जी सर। क्यों ना हम डायरेक्ट यहीं पर HUF की बात कर ले। किसकी बात करने जा रहे हैं? फुल फॉर्म होता है इसका, फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, HUF के रेजिडेंट होने के लिए जो कंडीशन दी गई है, उसके लिए कहा गया कि अगर HUF का 100% a part of the affairs are managed or controlled from India, if 100% a part of the affairs of HUF are controlled or managed from India। अगर HUF का थोड़ा भी हिस्सा इंडिया से कंट्रोल्ड होता है तो वो रेजिडेंट होगा। इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट कब होगा? इफ 100% affairs are managed and controlled from outside India। Is it clear? If 100% affairs are managed or controlled from outside India, then it is a case of a non-resident HUF. If 100% or part of the affairs of HUF are controlled or managed from India, then it is a case of resident। Now again the problem arises whether it is a case of ROR or RNOR, then do not worry about that, just copy and paste the conditions of individual। सर एक बात बताइए,
आप इंडिविजुअल के कंडीशंस यहाँ पर क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? एचयूएफ तो पूरी फैमिली होती है, तो क्या फैमिली को लेकर के यहाँ वहाँ दौड़ेगा वो? अरे भैया फैमिली तो एक जगह रहा, मैं अकेला ही दौड़ भाग कर लूँगा, कभी इंडिया कभी आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब ये कि नाउ दीज कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस आर टू बी अप्लाइड। only on कर्ता of the HUF। ओके, केवल कर्ता पर एप्लीकेबल होगा ये एडिशनल कंडीशन। जितनी भी है कॉपी एंड पेस्ट तो कर दी इंडिविजुअल वाली, लेकिन ये केवल कर्ता पर एप्लीकेबल होंगी। ध्यान देंगे, पहले रेजिडेंट देखेंगे कि HUF रेजिडेंट है या नहीं। ये देखने के लिए देखना पड़ेगा क्या उसके थोड़े भी मैनेजमेंट, थोड़ा भी कंट्रोल, थोड़ा भी डिसीजन इंडिया से मैनेज्ड होता है जी, तो वो रेजिडेंट हो गया। और वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट यस इट इज अ केस ऑफ द रेजिडेंट, अगेन वी हैव टू चेक अहेड वेदर इट इज अ केस ऑफ ROR और NOR। नाउ आफ्टर चेकिंग दिस वी हैव टू गो फर्दर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम यहीं पर आ जाएं। First of all, we have to check the status of resident. If the answer is yes, then we have to go further and to check whether it is a case of ROR or RNOR. If it is a case of ROR, then for that purposes, the Karta have to fulfill as an individual. The Karta have to fulfill both of these two conditions. Is it clear? जी बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कर्ता के ऊपर ये दोनों कंडीशन लगेंगी, पूरी फैमिली के ऊपर नहीं लगेंगी। जी बिल्कुल आपने सही समझा, इंडिविजुअल का कॉपी एंड पेस्ट। जल्दी से नोट करें तो हम थोड़ा आगे बढ़े। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर इंडिविजुअल का केस खत्म हो गया तो जल्दी जल्दी बाकी चीजें खत्म होंगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आगे चलें। बिल्कुल, तो सर आपने इंडिविजुअल भी बता दिया, HUF भी बता दिया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अब हम क्या बताने जा रहे हैं? फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कॉपी एंड पेस्ट। टॉपिक इज ओवर। ओ सर हो गया? सारा कुछ हो गया। यानी केवल इंडिविजुअल और HUF के केस में हमें देखना पड़ता है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट को ROR एंड RNOR ये केवल चेक करना पड़ता है इंडिविजुअल HUF के केस में। बाकी केसेस में या तो वो केसेस होंगे रेजिडेंट के या तो नॉन रेजिडेंट के, वहां पर बाकी केसेस नहीं आते। ROR RNOR देखने की जरूरत नहीं पड़ती फर्म, HUF, कंपनी वगैरह किसी में भी। एक चीज छूटी हुई है, अभी भी मैंने इसमें एक वर्ड नहीं लिखा कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए तो हमको अलग से पढ़ना है ना। यानी कंपनी के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कंपनी पूरा, और जितने भी इसमें अभी मैंने काफ़ी एक्सेप्शंस नहीं बताए, तो नेक्स्ट सेशन तो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 6 तक देखा जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, नेक्स्ट सेशन लग जाएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा इनकम टैक्स का। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी या तो रेजिडेंट है या तो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, if 100% affairs, छोड़ देते हैं, अमेंडमेंट है, नीचे सेकंड कंडीशन में देखेंगे, if company is registered in India। अगर कंपनी इन इंडिया रजिस्टर्ड हो तब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके आप उसे रेजिडेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है?
सर इंडिया में। अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? सर इंडिया में। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करेंगे? सर इंडिया में। उसकी एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होगी? सर इंडिया में। इसका मतलब डिसीजंस कहाँ से अफेक्टेड होते हैं? सर इंडिया से। तो बात खत्म ना, एक लाइन बोल दो, इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया देन इन दैट केस द कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट irrespective of the fact whether its working is done outside India, irrespective of the fact। कोई मतलब नहीं है जी सर। इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, आंख बंद करके वो रेजिडेंट है। लेकिन अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इफ पोयम इज इन इंडिया। फिर से बोल जरा, जो तू बोला रे, मैं फिर से बोलूं, पोयम। अगर पोयम इंडिया में है तो पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं इंडिविजुअल वगैरह के केस में, अभी हम लोगों ने उसको नहीं देखा। तो फिलहाल वो, अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा इफ पोएम इज इन इंडिया। हाँ, लेकिन अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है और पोएम इंडिया में ना हो तो इफ पोएम इज नॉट इन इंडिया। ये क्यों आया, कैसे आया, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सेक्शन 6 हम लोगों ने आज डिस्कस किया। सबसे पहले सेक्शन 5, चलें सेक्शन 1 से रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 1 था शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 231 में हम लोगों ने पर्सन को डिफाइन किया था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 हम लोगों ने प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 हम लोगों ने चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स की बात की, देखते जाएं या साथ साथ बोलते जाएं आप लोग। सेक्शन 4 में हम लोगों ने चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स की बात की कि पांचों हेड्स ऑफ इनकम देख लेंगे, उसमें क्लबिंग जोड़ देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, डिडक्शंस दे देंगे, डिडक्शंस के बाद हम लोग टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, रिबेट एंड रिलीफ दे देंगे, उसमें प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी उसमें से माइनस कर देंगे, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दैट्स इट। अच्छा, वो नेट लायबिलिटी बचेगी। सेक्शन 5 हम लोगों ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम लोगों ने देखा इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, 3 कॉलम बनाए थे, ROR, RNOR एंड NR। तो इन इंडिया में देखा था इनकम एक्रू और अराइज और इनकम डीम टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, फर्स्ट 2 केसेस में टैक्सेबल होगा, एनी अदर केस केवल फर्स्ट कंडीशन में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 6 हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटसशिप देखा, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल के बारे में ध्यान दिया। इंडिविजुअल में कहा गया या तो वो रेजिडेंट हो गया या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन है, उनमें से किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज इंडिया में रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर प्लस 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 365 ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में रहा हो कम से कम। अगर दोनों में से किसी एक का जवाब हाँ में आ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा वो ROR या RNOR होगा, अदरवाइज NR हो जाएगा। ROR होने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस बताई गई हैं और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस हम लोग को फुलफिल करनी पड़ेंगी। दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस हमको फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली एडिशनल कंडीशन है ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, या फिर 10 सालों में प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में 2 साल वो रेजिडेंट की स्टेटस में रहा हो। ठीक है, हम लोगों ने फिर HUF देखा। HUF के लिए बोला गया इफ 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होगा। 100% ऑफ पार्ट अगर वो रेजिडेंट हो गया तो फिर कर्ता को एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल वाली झंझट खत्म। इसके बाद बात किया था फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। HUF के ऊपर वाला कवर कर लिया था। इफ 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स of business are controlled or managed from India then resident, if 100% outside India then non-resident। कंपनी के बारे में बात किया, if registered in India resident, if poem is in India then resident, otherwise if poem is outside India then non-resident। बस इसकी बात की थी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।